जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ बंदा हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश आपके दरबार में। आज दिनांक 5 जनवरी 2023। आज उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके श्री कल्याण सिंह जी का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है। अब वो नहीं रहे, जयंती मनाई जा रही है विभिन्न स्थानों पर। ये नव भारत टाइम्स हमारे हाथ में है, तो इसमें नए भारत का ग्रोथ इंजन, जिसमें मोदी जी, योगी जी का फोटो छपा हुआ है। और ये एक कार्यक्रम हो रहा है ताजमहल पैलेस मुंबई में, निवेश के लिए मुंबई रोड शो रहेगा। और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश। और रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश। और इन सबके ऊपर गरिमामयी उपस्थिति योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये मुंबई में कार्यक्रम आज संपन्न होगा ताजमहल पैलेस में। और आज के 8 जनवरी से शुरू होगा युवा महोत्सव। गलन्स ने छुड़ाई कंपनी, बाजारों और अस्पतालों में लॉकडाउन जैसा माहौल, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। शीतलहर चली तो फिर उठा पुरानी चोटों का दर्द। पुरानी चोटें जाड़े में दर्द करती हैं। G20 देशों में एलयू कैंपस खोलने की तैयारी। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस जो G20 के देश हैं उन सभी में खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसा कल्चरल फेस्ट में कॉलेजों को जोड़ने की तैयारी। निगरानी बढ़ी तो घट गई सीटें। इस बार BA MS में 1000 से अधिक सीटों पर नहीं होंगे दाखिले। के निकाय चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक। शीर्ष अदालत ने OBC कोटे के लिए गठित आयोग से 31 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा। और तलाकशुदा मुस्लिम महिला को जीवन भर गुजारा भत्ते का हक है। हाईकोर्ट का आदेश, परिवार न्यायालय का फैसला रद्द। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय का फैसला रद्द किया। बिकरू कांड, खुशी को मिली जमानत। खुशी दुबे को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। 1 महीने में शायद उनकी रिहाई भी हो जाएगी। आजम का केस, यूपी से बाहर भेजने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, बताए कारण पर्याप्त नहीं। जो कारण बताए वो पर्याप्त नहीं है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में ही आजम खान की सुनवाई होती रहेगी। सर्दी से निपटने की साझा टेक्निक। इसमें एक चित्र है जिसमें कुछ जानवर आपस में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सट करके बैठे हुए हैं, तो वो भी एक है सर्दी से निपटने के लिए। पाठक केस की रिपोर्ट शासन को सौंपी। मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार। इरफान की न्यायिक हिरासत, माने इरफान सोलंकी सपा के विधायक कानपुर वाले, 2 फरवरी तक बढ़ी। सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। दिल्ली में सर्जरी के लिए एयर एम्बुलेंस से पहुंचे पंत। ऋषभ पंत जी पहुंच गए कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई। ट्रक में फंसी महिला 3 किलोमीटर तक घिसटी मौत। बांदा में हादसा, कृषि विश्वविद्यालय में करती थी नौकरी। गोमती नगर में है घर। कंझावला केस, अंजलि की PM रिपोर्ट में शराब का जिक्र नहीं, जबकि उसकी दूसरी जो सहेली निधि है वो बार बार यही दावा कर रही थी, मीडिया के सामने ओपन बोल रही थी कि शराब पिया हुआ था। तो लड़कियों का शराब पीना कोई बुरा भी नहीं है, भारतीय संविधान अधिकार देता है। हालांकि कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि लड़की शराब पी रही थी, तो शराब पीना कोई बुरा नहीं है। संवैधानिक दायरे में वो भारतीय संविधान अधिकार देता है समय शराब पीने का, मांस खाने का, और बालिग है तो उसको शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, और भारतीय संविधान का के दायरे में ये। और इस पर कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तो वह विषय
उचित नहीं रहता है, मर्यादित तो नहीं रहता है, वैधानिक नहीं रहता है। अब उनकी परंपराएं हैं, उस परंपराओं के अनुसार उनको लगता है। अर्थ प्रदेश में आपको आमंत्रित करने आया हूं योगी। फ्लाइट में महिला पर कर दी पेशाब, ये नशे में धुतता शख्स, 30 दिन का प्रतिबंध। एयर इंडिया का घटना हुआ है। किसी ने पूछा कि सबसे नशीला पदार्थ क्या है, तो किसी ने जवाब दिया कि सबसे नशीला पदार्थ तो वही है पुस्तक, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जैसे विद्यार्थी पुस्तक खोलते हैं उनको नींद आ जाती है, उनके लिए तो यही हुआ। पीपी मोड़ पर चलेंगी गौशालाएं, यानी पब्लिक पार्टनरशिप मोड़ पर चलेंगी गौशालाएं। तीसरी तिमाही में राजस्व वसूली लक्ष्य का 77% से अधिक। उद्योग व फिल्म जगत के दिग्गजों से आज करेंगे संवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई में। पिछड़ा विरोधी साजिश के खिलाफ माफी मांगे अखिलेश, ये कहा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि इसको माफी मांगना चाहिए अखिलेश को। पिछड़े वर्ग पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त किया हुआ है निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से नकारे विपक्ष की साजिश विफल हो गई है। हमारी सरकार तय सीमा में ओबीसी आरक्षण को लागू करते हुए निकाय चुनाव कराएगी। सपा के स्लीपर सेल ने हाई कोर्ट जाकर पिछड़े वर्ग के हितों को बाधित करने का काम किया। अखिलेश को पिछड़ा वर्ग विरोधी साजिश के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। भूपेंद्र ने कहा कि पिछड़े दलितों सहित समाज के सभी वर्गों को सपा बसपा कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर छला है। अखिलेश ने पिछड़े वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता का लाभ सफाई कुनबे तक ही सीमित कर दिया। तो यह बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही बात भाजपा पर भी लागू होती है कि भाजपा जो सत्ता में आई है, अति पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान, अनुसूचित जाति के बहुत बड़े हिस्से का बहुत बड़ा योगदान। मैंने माना भाई वो सब लोग ओपनली है कि अल्पसंख्यकों का योगदान नहीं रहा, नहीं रहा, लेकिन अति पिछड़ों का योगदान, अनुसूचित जाति के लोगों का योगदान और सबसे योगदान सवर्णों का, इसमें कहीं कोई दुराव छुपाव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर सवर्ण ने साथ दिया। और सवर्णों में भी महासवर्ण कायस्थ समुदाय ने दिल खोल करके उसकी बिरादरी का भी बंदा अगर खड़ा हो गया तो उसको भी हरा करके भाजपा को वोट देने का रिकॉर्ड दुनिया में अगर किसी कौम ने किया है तो वह है कायस्थ। और बहुत बड़ा योगदान, कायस्थों के योगदान को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी को कायस्थों का योगदान भुला दे तो एक शब्द नहीं बोला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के बंगले से बैठ करके प्लानिंग चलती है, तो ये सब तमाम जो है विषय रहा। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा किस प्रकार से भाजपा को मजबूत करते हैं, सब ओपनली है। और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है तो वह कायस्थ समुदाय की है। अब देखते हैं ये अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उनका भी है कि अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब जनता से लेकर आम लोगों को ठंड से जान गंवाने के लाले पड़ गए हैं। सरकार की तरफ से लोगों को सर्दी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। भाजपा सरकार ने लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। सरकारी आदेश सिर्फ दिखावटी है, रैन बसेरे कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। न कहीं अलाव का इंतजाम है और न कहीं गर्म कपड़े और कंबल का वितरण हो रहा है। एक तरफ मौसम का सितम, दूसरी तरफ सरकारी संवेदनहीनता गरीबों की जान पर भारी पड़ रही है। बुधवार को जारी बयान में अखिलेश ने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में दिल के मरीजों की तकलीफें बढ़ती हैं, लेकिन अस्पतालों में उनके त्वरित इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अस्पतालों में आईसीयू में बेड सीमित होने पर गंभीर मरीजों को भी इधर उधर भटकना पड़ता है। किसानों की जान आफत में है। आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए किसानों को खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। खुले खेत में ठंड से कांपते किसानों का दर्द इस भाजपा सरकार को
महसूस नहीं हो रहा। ये तो बात सही है कि भाई गांव में यही है कि मोदी योगी तेरे राज मां खटिया पड़ गए ख्यात मत। किसानों को अपने पशुओं को, अपने खेतों को पशुओं से बचाने के लिए बड़ी सुरक्षा करना पड़ रहा है। खेत में चारपाई डाल के सोना पड़ रहा है, नहीं चारपाई है तो बोरा बिछा करके जो है सोना पड़ रहा है, और सोते नहीं है, रात भर जागते रहते हैं, जैसे जानवर आते हैं उसको भगाते हैं। लेकिन बाकी जो अव्यवस्थाओं का, कि जाड़े की जिस प्रकार से अव्यवस्था का जिक्र किया, अस्पतालों की अव्यवस्था का जिक्र किया, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी थी। और अगर ये अव्यवस्थाएं नहीं होती तो फिर भाजपा आती ही नहीं सत्ता में। तो भाजपा तो समाजवादी पार्टी ने जो गड़बड़ियां की है, उन गड़बड़ियों की वजह से भाजपा आ गई। जैसे सैफई का जिक्र आया, तो सैफई में जिस प्रकार से नाच रंग एक तरफ हो रहा था, दूसरे एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां आ रही थी सैफई में, अभिनेता आ रहे थे, और दूसरी तरफ ठंड से पूरा देश प्रदेश बेहाल था। तो देश में तो भाई आपकी सरकार नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश में तो थी। और तमाम उस समय के मुस्लिम लीडर भी कह रहे थे कि मुसलमान की जान की कीमत, जो मुआवजा दिया गया था कुछ तो क्या इतने लाख रुपए है, क्या इतने हजार रुपए हैं, और जो मुंबई से हीरोइनें आ रही हैं उनकी एक ठुमकों की कीमत इतनी है। ये सब सवाल उस समय उठ रहे थे, और वही सवाल 2017 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए भूमिका बन गए। ये रहा। तो अब सभी को मिलकर के चिकित्सा है, शिक्षा है, भ्रष्टाचार है, इन सब विषयों पर काम करना चाहिए। लापरवाही पर रिटायर्ड जिला पंचायत अधिकारी पर केस हो गया है। तो लापरवाही तो बहुत बुरी बात है, लापरवाही नहीं होना चाहिए, कोई भी लापरवाही करे, और खास तौर से शासन प्रशासन के लोग लापरवाही पर ही जीना सीखते हैं। उनके खिलाफ होना चाहिए कार्यवाही। बसपा की मुस्लिम समर्थन पाने की एक और कोशिश। आज बसपा में शामिल होगी साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी। अभी उन्होंने इमरान को, सहारनपुर के इमरान को शामिल किया हुआ है, उससे काम नहीं चल रहा है, तो अब बसपा ये अतीक अहमद की पत्नी को शामिल करेगी। अतीक अहमद के नाम के साथ लोग माफिया जोड़ देते हैं, माफिया अतीक अहमद, और उन पर गंभीर आरोप जो है हत्याओं के, अपहरण के, फिरौती के तमाम आरोप, और साबरमती जेल में बंद है। तो उनकी पत्नी आज बसपा ज्वाइन करती है। तो ये रहेगा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण में जो शक्तिशाली मुस्लिम है उनमें एक बंटवारा हो रहा है। कोई सपा, कोई बसपा, कोई जनता दल, कोई कांग्रेस, इस प्रकार से जा रहा है। और जो आम मुसलमान है, बड़े पैमाने का बहुसंख्यक मुसलमान, वह इन सपा बसपा से, राजद से, जदयू से ऊब चुका है। वो एक नया विकल्प देखना चाह रहा है। और ये जो यूपी बिहार में खास तौर से नया विकल्प बन रहा है जनता दल आई के नेतृत्व में, माननीय किरण सिन्हा जी की अगुवाई में, यशवंत सिन्हा की रहनुमाई में, तो उसमें कहीं न कहीं ये बात तो रहेगी कि मुस्लिम का बड़ा योगदान रहेगा, और हो रहा है। मुस्लिम कह रहा है कि भाई विकल्प होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक, लगभग 89-90 से उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि जिन लोगों के साथ मुस्लिम रहा, उनके लिए मुसलमान ने कांग्रेस से भी बदतर हालात पैदा कर दिए। वही हर बिहार में है। अभी ये सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहना पड़ा था कि ये है भारत को रहने के लायक नहीं है। तो ये है। तो इन सब परिस्थितियों में इसका लब्बो-लुआब क्या निकल रहा? लब्बो-लुआब निकल रहा नया विकल्प। आशा की किरण, विश्वास की किरण, किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, यही इसका लब्बो-लुआब निकल रहा है। मुस्लिम समाज देर सवेर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में खड़ा होगा। और कई 2-3 कारण रहे कि किरण सिन्हा जी का जब चल रहा था सीतापुर का जैसे प्रकरण आया, तो सीतापुर में आजम खां की पत्नी जेल में बंद थी। अखिलेश यादव लखनऊ से 80 किलोमीटर नहीं गए। माननीय किरण सिन्हा जी उस समय एनआरसी का वो सब चल रहा था, तो वहाँ पश्चिम बंगाल वगैरह में थी, तो पश्चिम बंगाल से आ गई थी सीतापुर। और इधर क्या हुआ कि दिल्ली में जब शिवान के शहाबुद्दीन की नहीं रहे, तो वहां पर उनके जनाजे में
मीशा भारती, लालू यादव, तेजस्वी यादव सब लोग दिल्ली में थे, डेरा डाले हुए थे। लेकिन वहां पर ये लोग नहीं निकले। मानिकीना सिन्हा जी आसाम में थी, आसाम से वो दिल्ली आ गई। तो ये सब मुस्लिम समाज देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। और सबसे बड़ा योगदान कि भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की वारिस की माननीय किरण सिन्हा जी, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की वारिस की एक माननीय किरण सिन्हा जी, महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे पटना से। तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाती हुई माननीय किरण सिन्हा जी ने कभी किसी पद को प्राप्त करने की इच्छा नहीं किया। और यही हाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण का रहा। उन्होंने भी कभी कोई पद नहीं प्राप्त करने का प्रयास किया। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया उन्होंने, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको रोजगार, सबको संपत्ति में अधिकार, सबको आध्यात्मिक अधिकार, सबको आर्थिक अधिकार। यही भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना था। तो उसी को सपने को पूरा करने के लिए माननीय किरण सिन्हा जी कार्यक्रम बना रही हैं, संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं। अब ये मोबाइल ऐप बता देगा मोतियाबिंद की स्टेज। केजीएमयू में बनेगा इनोवेशन कैफे। देखिए, डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद भी नहीं हटाए गए ठेले खोमचे। फाउंटेन घोटाले में जेई और एई मिले दोषी। 1 लाख थमाया मकान का फर्जी आवंटन पत्र। ये कांसीराम आवास योजना चिन्हट की घटना है। नया पुल बनाने से पहले चौड़ी होगी खदरा बंधा रोड। भुगतान की लड़ाई पर शासन ने रिपोर्ट तलब की। चार बाग में 15 से शुरू होगी इंटीग्रेटेड पार्किंग। ये है। अब आज के कुछ कार्यक्रम है इन्होंने छापे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कवि दरबार गुरुद्वारा आलमबाग में रहेगा। और विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में स्थापना दिवस रहेगा आज 10:30 बजे से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट लामार्स बॉयज कॉलेज में रहेगा। स्वामी टुड़ियानंद जयंती समारोह रामकृष्ण मठ निराला नगर में सुबह 7 बजे रहेगा। विजुअल आर्ट पर आधारित प्रदर्शन कला स्रोत अलीगंज शाम 5 बजे रहेगा। थिएट्रांस संस्था की ओर से आधे अधूरे नाटक का मंचन संत गाडगे प्रेक्षागृह शाम 6 बजे रहेगा। और इन्होंने एक शेर भी बहुत अच्छी छापी हुई है। ये जफर कलीम का शेर है। इस पे घर से निकले पांव तो रास्ते सिमट गए, हम यूं चले कि राह के पत्थर भी हिट गए, सहरा की तेज धूप घने जंगलों की छांव, इनमें मेरे नसीब के दिन रात बट गए। ये भुगतान की लड़ाई पर शासन ने रिपोर्ट तलब की। ये प्रजात अपार्टमेंट्स में निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए इंजीनियरिंग और ठेकेदार के बीच हुई भिड़ंत पर शासन ने रिपोर्ट तलब की है। और स्थानीय समाचार हैं। यूपी की जनता नेता बनाती भी है और उसे भगाती भी है। ये कल्याण सिंह की 92वीं जयंती पर विचार गोष्ठी में बोले। आरएसएस राष्ट्रीय सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव जी रहे। इन्होंने कहा यूपी की जनता नेता बनाती भी है और भगाती भी है। भागने वालों में कुछ ऐसे हैं जो सीधे केरल जाकर रुकते हैं। इशारा आप समझ सकते हैं किस पर कर रहे हैं ये। और वहां से भारत जोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। परिश्रम और पराक्रम से बने नेता जो राष्ट्र निर्माण में जीवन देते हैं वो भारत जोड़ सकते हैं। इनमें कोई कल्याण, कोई वाजपेयी, कोई लाल बहादुर शास्त्री और कोई नरेंद्र मोदी हो सकता है। ओहो हो, कोई बाबूजी या बाबाजी भी हो सकते हैं। लेकिन जिसकी सारी नेतागिरी एक परिवार के कारण हो उसके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 92वीं जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये बातें कही। वह नगर निगम की तरफ से अयोध्या के वैभव का कल्याण मार्ग विषय पर आयोजित संगोष्ठी और भजन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह न होते तो राम मंदिर का सपना सिर्फ सपना रह जाता। राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई हर घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कुर्सी तक की चिंता नहीं की। उन्होंने साफ कह दिया कि गोली नहीं चलने दूंगा तो नहीं चलने दूंगा। राम मंदिर के साथ प्रशासनिक सुधार के लिए बतौर सीएम कल्याण सिंह के फैसलों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से लेकर नकल माफिया पर लगाम लगाने, नौकरी में भ्रष्टाचार खत्म करने और बिजली चोरी के खिलाफ
अभियान जैसे कड़े फैसले लिए। इससे जनता की नाराजगी की आशंका थी। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पत्रकार हितेश शंकर ने कल्याण सिंह के साथ बताए अनुभव साझा किए। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गैर बीजेपी सरकारों में फैले भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अराजकता को खत्म कर यूपी रामराज की नींव रखने का श्रेय कल्याण सिंह को दिया। कार्यक्रम में सांसद कौशल किशोर, सांसद राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के बेटे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर आंदोलन और उससे पूर्व सीएम कल्याण सिंह की भूमिका को याद किया। कार्यक्रम में मेयर संयुक्ता भाटिया, विधायक राजेश्वर सिंह, डॉक्टर नीरज बोरा, आशुतोष टंडन और बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा मौजूद रहे। राम माधव ने श्रद्धेय कल्याण सिंह, सनातन सेवा स्मृति न्यास के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया, मेयर और न्यास के प्रयासों की सराहना की। तो अब कल्याण सिंह का विषय तो निश्चित रूप से राम मंदिर आंदोलन के लिए, दो तीन बातों के लिए कल्याण सिंह का, क्योंकि कल्याण सिंह के साथ का सानिध्य, उनके साथ रहने का मौका मिला। 89 का चुनाव हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन सीटें लगभग 89 में थी, उससे निकल करके 50 की संख्या लगभग पार कर चुकी थी भारतीय जनता पार्टी 89 के चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी की 11 विधायक आए थे। तो कल्याण सिंह जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, फिर 3 बार वो मुख्यमंत्री बने। और आज की चकाचौंध, भाजपा का कार्यालय अब तो कई मंजिल बन गया है। उस समय चकाचौंध नहीं थी, कार्यालय की वो स्थिति नहीं थी, और कार्यालय पर भी पर्दे वाली जीपें हुआ करती थी, और बड़े ही सादगी के साथ वो चला करते थे। बहुत, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर उनका भी आर्थिक साम्राज्य बढ़ा, और भाजपा का भी जो राजनीतिक आर्थिक साम्राज्य बढ़ा। तो राम मंदिर को लेकर के उन्होंने काम किया, उन्होंने गोली नहीं चलवाई। ये उनका आ, योगदान रहा, प्रयास रहा, कानून की भाषा में अपराध रहा। उनके केस में न्यायालय में प्रकरण भी गया, मामला भी गया। लेकिन कल्याण सिंह जी का जब मंदिर बना और वो न्यास बना मंदिर संचालन के अध्यक्ष का, और फिर उसमें किसी पिछड़े का न शामिल किया जाना, यह बड़ा चर्चा का विषय रहा। और उस समय ये था कि कल्याण सिंह जी ही, जब बड़ा चर्चा होता था कि भाई सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे उन्नाव जनपद के पूर्वा से धर्म प्रकाश श्रीवास्तव जी 89 का चुनाव लड़े हुए थे। और फिर ऐसी परिस्थिति आई कि अटल बिहारी वाजपेयी को 89 में चुनाव लड़ाया जा रहा था कि आप लड़िए लखनऊ से। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हार जाऊंगा। और फिर 89 में जनता दल के मानधाता सिंह को लाया गया, तब जनता दल ने सीट लड़ी। जनता दल ने 89 में 89 में चुनाव जीता मानधाता सिंह के रूप में। 91 में धर्म प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि नहीं गुरुजी, हम विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लखनऊ के कायस्थ परिवारों के घर घर में जाएंगे, उनके सामने अंगोछा बिछाएंगे, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, और 1-1 रुपया हम चंदा लेंगे, आपको चंदे से चुनाव लड़ाएंगे, सबकी सहभागिता करेंगे। और वास्तव में धर्म प्रकाश श्रीवास्तव उन्नाव पूर्वा से चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हुआ था। DIR मीसा में वो भी जेल गए हुए थे। और उसके बाद फिर पूरे लखनऊ का दौरा किया, और दौरा करके इस्टेब्लिश करने वालों में रहे। तो फिर ये हुआ कि भाई ये उस समय सुरेश श्रीवास्तव, जो कोरोना काल में उनका निधन हो गया, उनकी पत्नी का निधन हो गया, फिर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। तमाम जगह होता है ना, जैसे अभी लखीमपुर में हुआ कि उनके विधायक अरविंद गिरी जी नहीं रहे, तो उनके बेटे को दे दिया गया टिकट। अभी एक चुनाव हुआ खतौली का, बड़ा चर्चा में रहा, मुजफ्फरनगर खतौली। तो उसमें भी उनकी पत्नी को, जो वहां से कैंडी सैनी जी थे, तो सैनी की भी पत्नी, विक्रम सैनी की पत्नी को टिकट दे दिया गया। लेकिन सुरेश श्रीवास्तव के मामले में ऐसा नहीं हुआ, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। तो खैर वहां की जनता ने भी जिस प्रत्याशी भाजपा को हराया, और वहां पर जनता दल आई की टीम विशेष रूप से लगी रही, और लखनऊ में 2 सीटों पर रोकने में, भाजपा को रोकने में कामयाब हुई। तो यहाँ विषय ये रहा कि फिर सुरेश श्रीवास्तव को चुनाव लड़ा दिया गया कि भाई क्या है, वो नगर अध्यक्ष थे उस समय, और बेगम हजरत महल पार्क में एक बड़ी रैली हुई थी। वहां से निकल करके ये कैसर बाग, नवीन मार्केट, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए थे।
और वहाँ संघ का मजदूर संघ का कार्यालय था और भारतीय जनता पार्टी का नगर कार्यालय था। वहाँ पर बैठे हुए तो बैठ करके ये फाइनल हो गया कि भाई चलो ठीक है, सुरेश श्रीवास्तव को टिकट, तो सुरेश श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। फिर सुरेश श्रीवास्तव 91 में विधायक बन गए और धर्म प्रकाश जी का लिए था कि भाई सांसद का चुनाव आने वाले समय में, लेकिन फिर वो आने वाले समय में उनको टिकट नहीं मिला और 93 में जो मध्यावधि चुनाव हो गया 93 में हो गया, उसमें भी नहीं मिला, 96 में भी नहीं मिला और फिर उनका निधन भी हो गया। तो इस प्रकार से कल्याण सिंह का योगदान उस समय कि भाई कि कौन है पिछड़ा नेता, कौन है, तो एक तरफ होता था कि भाई मुलायम सिंह यादव के साथ यादव जुटेगा और कल्याण सिंह के साथ लोधी जुटेगा। तो वो भाजपा ऑबलाइज कर रही थी, सब लोग गांव में जा जा करके ऑबलाइज करना कि भाई लोधी है, तुम्हारा नेता आ गया, तुम्हारी बिरादरी का नेता आ गया, भाई लोधी आ गया, तुम्हारी बिरादरी के नेता आ गया। तो यादव यादव को वोट दे रहा था, लोधी को लोधी को कहा जाता था कि भाई आप वोट दीजिए, कल्याण सिंह को वोट दीजिए, लोधी को वोट दीजिए। फिर ये होता था कि कुछ लोधी इधर उधर जिस मुस्तैदी के साथ यादव मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा होता था, उस मुस्तैदी के साथ लोधी कल्याण सिंह लोधी के साथ नहीं खड़ा हो रहा था। तो फिर ये बात होती थी, धनंजय गुप्ता वगैरह वो उन्नाव के और बहुत से लोग जो है, कुंवर महराज सिंह प्रचारक बने, मुरारी दास जी, तो सब लोग एक तो कैंपेन चलाया जा रहा था मिल मिल करके भाई लोधी को, आप लोधी को जो है गोलबंद करना है। सुंदरलाल लोधी उन्नाव के हड़हा से विधायक बने कई बार और भी बहुत जगह। और फिर तो उमा भारती का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा, तो कल्याण सिंह की रैलियां होती थी और सब रहा। तो उसको लाया गया कि भाई आप लोधी हो, आप इधर उधर मत भटको, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वो लोधी को लाया गया, तब से लोधी बराबर बना हुआ है। अब इधर कल्याण सिंह लोधी नहीं रहे तो उधर रामपुर में भी घनश्याम लोधी को लाया गया, उनको सांसद बनाया गया, कई लोधी को जो है और राज्यसभा भेजा गया और राजवीर सिंह जी कल्याण सिंह जी के बेटे को सांसद बनाया गया, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। और उनके नाती जो थे उनको भी बनाया गया, विधायक बनाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से रहा, उनकी कल्याण सिंह की बहू को भी जो है बनाया गया। तो लेकिन अब लोधी समाज में भी एक सुगबुगाहट है, वो भारतीय जनता पार्टी से हटा हुआ है। जैसे अभी उन्नाव जनपद का पूर्वा विधानसभा क्षेत्र, तो वहां से राकेश उत्तम लोधी सपा में चले गए। उसके बाद फिर सपा ने टिकट नहीं दिया तो खैर भाजपा में वापस आ गए। लेकिन लोधियों में एक आक्रोश की शुरुआत हुई और रायबरेली से शिव गणेश लोधी चुनाव लड़ते थे। ये 27 की सीट से, तो अब वो 27 सीट तो बदल गई है। तो वहां से भी ये रहा कि लोधी समाज में आक्रोश है, उनके बेटे वगैरह और बहू वगैरह वो भी भाजपा से इतर हो रहे हैं, अलग हो गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। तो इस तरीके से लोधी समाज में भाजपा के साथ मजबूरी में तो जा रहा, लेकिन सुगबुगाहट उसमें भी है। जिस प्रकार से कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी ने छला, उसको तो बहुत अधिक छला पूरी तरीके से, उसी प्रकार से लोधी समाज को भी भारतीय जनता पार्टी ने छला हुआ है। और जैसे कायस्थों में है कि अब भाजपा को नहीं वोट देना है, अब भाजपा के खिलाफ जाना है, उसी प्रकार से लोधी समाज में भी है कि नहीं बहुत हो चुका है, भाजपा ने हमको छला है, हमको धोखा किया है, हमको ठगा है, अब भाजपा के साथ नहीं जाना है। तो ये सब अभी उमा भारती का भी आ गया। तो उमा भारती जी ने तो कहा भोपाल में मध्य प्रदेश में, उन्होंने ओपनली कहा कि ये भाजपा वाले हमारी फोटो दिखाते हैं कब चुनाव के समय, और जब चुनाव हो जाता है तब नहीं दिखाते हैं। तो चुनाव के समय हमारी फोटो दिखाएंगे, कल्याण सिंह की फोटो दिखाएंगे, लेकिन तुमको अपने हिसाब से काम करना है, जो तुमको मान सम्मान दे उसके साथ जाना है। क्योंकि मैं तो भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, तो मैं तो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगूंगी, लेकिन तुमको दिमाग लगाना है कि तुमको वोट अपने हितों पर देना है, जो तुम्हारे साथ हित कर रहा है। हमारी फोटो देख करके या हमारी बात सुन के कि हम आ गए हैं और कह रहे हैं भाजपा को वोट दो, तो वोट नहीं देना है। तो वो कि है वो एक कि बुलाने को है बुलाता है लेकिन आना नहीं है। तो इस प्रकार से वो अब पहले यही कल्याण सिंह जी कहे
तो अब रहे नहीं, वो तो कहते थे, जाते थे कि भाई आप वोट दीजिए। और उमा भारती लोधी समाज में जाती थी, लोधी समाज को गोलबंद कि भाजपा को वोट देना। तो मांगेंगी वह वोट भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा के लोगों को सतर्क रहना है और उनको वोट नहीं देना है। ये बात तो उमा भारती ने साफ कर दिया है। तो इन सब से हो रहा है कि यूपी के कुछ हिस्सों में लोधी समाज की स्थिति है, और मध्य प्रदेश में खास तौर से ये बुंदेलखंड का इलाका, तो इसमें लोधी समाज की स्थिति ये आमतौर से बाराबंकी तक ये लोधी समाज की स्थिति है। और फिर उसके बाद उस पूर्वांचल के बेल्ट में शायद ही बहुत कम हो, तो नहीं तो इधर इधर का बेल्ट जो बुंदेलखंड के इलाके का बेल्ट है, तो यहाँ पर लोधी समाज की स्थिति अच्छी स्थिति है। और फिर वहाँ से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की तरफ, तो वो भाजपा से हटने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसी के साथ तो ठीक है, अब हम लोग आशा करते हैं कि निकट भविष्य में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांत, धन्यवाद।